अरे देखो डोरेमोन, ये बच्चे फिर से आ गए। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उत्सव। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसका, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले बार ये भी वादा करा था कि जब हम लोग लेक्चर वापस लेके आएंगे तो पहले, क्योंकि हम लोगों ने न्यूमेरिकल अप्रोच को डिस्कस किया था, तो अगले बार जब हम लोग लेक्चर लेके आएंगे तो हम लोग इन सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली डील कर रहे होंगे, यानी कि ग्राफिकल अप्रोच का डिस्कशन कर रहे होंगे। एंड आज वो समय आ गया है। इस वाले लेक्चर में हम लोग इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को जो आपने पीछे पढ़ा है उसको हम लोग इस बार ग्राफिकली डिराइव करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें जो पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड से करा था, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस वाले में हम लोग इसको ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ चीजें यहाँ पे जरूरत है जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं, और यहाँ पे हम लोगों को ग्राफिकली प्रूव करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पुरानी चीजों को रिकॉल करना चाहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई बच्चा पुराना वीडियो मिस कर जाए और जिसकी वजह से उसका ये वाला लेक्चर खराब हो जाए। तो आप अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप बैक जाके देख सकते हो। बट अभी अभी अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो हम लोग यहीं से थोड़ा बहुत समझ के काम चला लेंगे। ठीक है। पीछे वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। ठीक है। अब देख भाई, ऐसा है कि दो पॉइंट अपने पास नोट है। पहला कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, याद करना जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था और ग्राफिकली हम लोग इस चीज को प्लॉट कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो वी हैव टोल्ड ना कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो एक्सेलरेशन को दे रहा होगा, राइट। उसी तरह से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा होगा। ठीक है। अगर एरिया पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर एरिया नेगेटिव आए तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये बात सही है ना? यहां तक तुम मेरे साथ हो, बताओ हाँ कि ना। अब देखो, बस दो चीज याद रखनी है। क्या? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। बस बस बस, तुम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम सीख रहे हो। अब देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऐसे ही प्लॉट करोगे। अभी अगर थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को अगर हम लोग भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ, तो तुम समझो कि एक एक्स वाई की प्लॉटिंग है। इधर एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स का टाइम है। टाइम को रखे हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम कैसा है? टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये बात हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में कर रखी है। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स जब हम लोग लिखते हैं तो अंदर में एक्स एक्स क्या होता है? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसी तरह से टाइम जो है वो टाइम किसी और चीज पे निर्भर नहीं करता, तो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम लोगों ने यहां रख लिया एक्स एक्सिस पे। और y है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो y को, y एक्सिस पे हम लोगों ने वेलोसिटी को रखा जो कि क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब देखो, अब वापस से आते हैं इस चीज पे। इनिशियली मान लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जिस पॉइंट पे तुम मोशन की स्टडी करना चालू करते हो उस पॉइंट पे तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस बॉडी को तुम स्टडी कर रहे हो, जिस पार्टिकल का तुम मोशन स्टडी कर रहे हो, वो हो सकता है किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा होगा। और वेलोसिटी को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा होगा तो शुरुआत में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल जो कि यू है। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीता वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए चला गया, और बढ़ाते बढ़ाते उसकी फाइनल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू टी पे, मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू टी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होके, टाइम t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई? v हो गई। यानी कि इस केस में, यानी कि इस केस में इसकी वेलोसिटी जो कि शुरू में u थी अभी चेंज होके कितनी हो गई? अभी शुरू में जो u थी चेंज होके v हो गई। ठीक है। ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो u है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो v है। क्योंकि वेलोसिटी पहले u थी अभी v हो गई, यानी कि इस पॉइंट पे अगर तुम y कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? v दिखा रहा होगा वैल्यू। ठीक है भाई, सही है, क्लियर है इतना, है ना? अब देखो,
मैंने कहा था कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन है। यानी अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखना चाहो तो तुमको देखना पड़ेगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप किसको बोलते हैं? चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। यहाँ पे वाई में चेंज होने वाली चीज को क्या बोल रहे हो तुम? वाई में चेंज होने वाली चीज को बोल रहे हो वेलोसिटी का चेंज। और एक्स में चेंज क्या हो रहा है? एक्स में चेंज हो रहा है टाइम। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम क्या है भैया? यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो यही चीज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नोट के अंदर पढ़ा, ठीक है, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। और इसी चीज का अगर तुमको पार्टिकल का यू से भी जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ तो करोगे, पर स्पेशली तुमको करना क्या होगा? इस वाले पूरे पोर्शन का एरिया निकालना होगा। क्या ये बात ठीक है? इस पूरे पोर्शन का अगर तुम एरिया निकाल लो तो तुमको मिल जाएगा पार्टिकल का 0.1 से 0.2 के बीच में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली यही दो पॉइंट है जो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। स्लोप यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि राइज अपॉन रन। देखो इस पॉइंट से, अगर तुम इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए ये राइज मिला, और वो राइज है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। और ये रन है, यानी कि इतना तुमको एक्स में ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये जो रन है वो क्या है? चेंज इन टाइम। तो राइज अपॉन रन इज इक्वल टू स्लोप बेसिकली, है ना? तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और उसी तरह से अगर इस पूरे ग्राफ का जब तुम एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो उस केस में तुम बोलोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रहा होगा। क्लियर है भाई? मस्त है, एकदम सिंपल सा चीज है। चलो अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं इतनी सारी चीजें जानने के बाद। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था क्या? याद करना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब बताओ इस इक्वेशन के अंदर मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे एरिया वेरिया निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें इस पूरे इक्वेशन के अंदर तुम देख रहे हो कहीं पे डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अपने मोशन को यहां से स्टार्ट कर देखता हूं, इस पूरे पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं, ये पूरा कंडीशन पिछला है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u पे है, और टाइम t इज इक्वल टू टी पे वो फाइनल वेलोसिटी v तक चला गया, यानी कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना है? v है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? v है। तो हम लोग इसको मार्क करते हैं अपने पॉइंट्स को। तो ये हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, और ये हो गया e। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? अरे बताओ बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर तुम देखो तो ये पूरी पूरी लेंथ है, सीई की लेंथ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी वी जो है वो क्या है? सीई की वैल्यू है। ठीक है, चलो, फाइनल वेलोसिटी जो वी है वो सीई की वैल्यू है। अब सी को अगर देखो तो सी को हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस डीई, सी डी प्लस डीई। ये सी से ई तक जाने के लिए तुम सी डी प्लस डी लिख सकते हो, यानी कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ को ऐड कर दो। ठीक है, अब अगर देखो डी को, डी को तुम क्या लिख सकते हो? डी को लिख सकते हो यू, यानी कि देखो ये जो लेंथ डी है यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली दूरी के बराबर है, जो कि ए बी है। और ए बी किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो यहां पे मैं छोटा सा पॉइंट इधर लिख सकता हूं कि डी जो है वो ए बी के बराबर है और ए बी बराबर है यू के। क्या ये बात ठीक है? बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? अब देखो, एक छोटा सा चीज हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे पिछले वाले स्लाइड में, कि देखो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम को हम लोगों ने क्या बोला? एक्सेलरेशन। तो अगर इस ग्राफ को हम लोग, इसी ग्राफ में अगर हम लोग
मार्क करें तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, चेंज इन वेलोसिटी, इतना ही वेलोसिटी में चेंज हुआ ना। यहां से अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो तो राइज अपॉन रन कर रहे हो, तो इतना ही राइज कर रहे हैं ना। इस लेवल से कितना राइज कर रहे हैं, इतना ही राइज कर रहे हैं। यानी कि अगर एक्सेलरेशन राइज अपॉन रन है तो यहां पे मेरे को राइज कितना देखने मिल रहा है, सीडी का राइज देखने मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे सीडी का राइज देखने मिल रहा है। और रन कितना है, यहां से यहां तक तुम कितना ट्रेवल कर रहे हो एक्स में, टी का। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि यहां से सीडी जो है, यहां से जो सीडी है वो ए इंटू टी के बराबर है ना। ये बात ठीक है, ये हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पे लिख लिया इसको। अब देखो यहां पे जो सीडी है, अगेन अगर वही चीज तुम यहां देखो तो एक्सेलरेशन राइज अपॉन रन। राइज यानी कि वाई में कितना ट्रेवल किए, तो वाई में जो ट्रेवल किए वो ये है। तो यहां से ये इनिशियल पॉइंट है ना, यहां से देख रहे हो तुम अपना मोशन, तो यहां से राइज तो सीडी का करे थे हम लोग, और रन कितना करे थे, रन करे थे बीडी का। ठीक है। अब देखो बी से डी की जो लेंथ है वो कितनी है, टी के बराबर है। यहां पे जो बी डी है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। ये यहां से यहां तक की दूरी है, बी से डी की जो लेंथ है वो ए के बराबर है, और ए किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहां से हम लोग बी डी की जगह पे क्या लिख लें, बी डी की जगह पे हम लोग टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अगर तुम यहां पे लिखो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी डी बाई टी हो जाएगा। और अगर मुझे यहां से सी डी की वैल्यू चाहिए रहेगी तो सी डी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। ठीक है, इस टी को उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहां से सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो फाइनली अपना इक्वेशन कैसे बना, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या यही था अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, सही है, आसान है ना, बिल्कुल। चलो हो गया, बढ़े आगे, पढ़ते हैं। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट का काम है, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब है कि एरिया निकालना है इस ग्राफ का। बात सही है, बात करी थी हम लोगों ने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अभी जरूरत है अपने को, तो अभी हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। फिर से मार्किंग करते हैं हम लोग, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर कर्व जो है। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए अपने को जरूरत क्या क्या है, अपने को जरूरत है कि हम लोग सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, और उसके बाद ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया अंडर कर्व है, जो एरिया अंडर कर्व है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए बी डी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीडी क्या है, याद करो। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, इस वाले ग्राफ में याद क्या करना है, तुम देखो यहां पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, यहां टाइम टी इज इक्वल टू टी है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू टी। ये एक चीज था जो हम लोगों ने पहले भी देखा।
मैं इसको लिख सकता हूं ये इनिशियल वेलोसिटी है, और जो सीई है वो v के बराबर है। तो जो सीई है वो v के बराबर है। और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो इनिशियल वेलोसिटी है ए बी जो है वो बराबर है डीई के, और वो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो और एक चीज हम लोगों ने देखा था कि एसेलरेशन जो था, कहाँ पे लिखे हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं। एसेलरेशन जो था वो राइज अपॉन रन था। तो राइज में अगर हम लोग देखते हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट इनिशियल और ये वाला पॉइंट फाइनल, तो राइज अपॉन रन देखते तो हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां जाने के लिए हम लोगों को सीडी में राइज करना पड़ा। तो सीडी का जो राइज है उसको लेंगे। रन कितना, यहां से यहां तक हम लोगों को कितना चलना पड़ा एक्स एक्सिस में, तो हम लोगों को बीडी लेंथ चलना पड़ा, और बीडी लेंथ किसके बराबर है, टी के बराबर है। ठीक है, यानी कि सी डी इज इक्वल टू 80, कुछ नहीं, जो पिछला रिजल्ट हम लोगों ने लाया वही चीज यूज कर रहे, कुछ भी नया नहीं है। राइट, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इसका क्या है, इस रेक्टेंगल का अगर लेंथ देखो तो क्या दिख रहा है, टाइम टी। लेंथ, अच्छा पहले हम लोग लिख लेते हैं आराम आराम से, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर हम लोग लेंथ की बात करें इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, तो लेंथ हम लोग लिख सकते हैं बी डी इनटू ब्रेड्थ में क्या लिख सकते हो, ब्रेड्थ में ये लिख सकते हो। ठीक है, ए बी या फिर डी, और ए बी किसके बराबर है, यू के बराबर है, उसको हम लोग अगले लाइन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ इस वाले ट्राइंगल का, ये पिंकी जो है, इस पिंकी का बेस क्या है, इस पिंकी का बेस है बी डी। ठीक है, और हाइट कितना है, हाइट है अपना सी डी। और देखो यहां से सी डी को हम लोग ए इंटू टी रख सकते हैं, है ना, ए इज इक्वल टू सी डी बाई टी, तो सी डी को हम लोग रख सकते हैं ए इंटू टी। सब्सटीट्यूट करते हैं, बी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूं बताओ, बी डी की जगह मैं रख सकता हूं टी को। ओके, ए बी की जगह क्या रख सकता हूं, ए बी की जगह मैं रख सकता हूं यू को, प्लस हाफ इंटू बी डी की जगह पे क्या पुट करने वाले हम लोग, बी डी की जगह अगेन हम लोग टी लिख सकते हैं। और सी डी की जगह पे क्या रखने वाले, सी डी की जगह हम लोग रखने वाले ए इंटू टी। क्या बात ठीक है, समझ रहे हो ना, फैल तो नहीं जाओगे। ठीक है, चलो अब देखो इसको रीअरेंज करो तो भाई वही चाहिए, यही तो चाहिए जो आ रहा है। एस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, क्या देता अपने को, डिस्प्लेसमेंट देता, इसलिए एरिया अंडर कर्व को हम लोगों ने यहां डिस्प्लेसमेंट वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यही तो था अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे बोलो बोलो, सारी मेहनत इसी के लिए तो कर रहे थे हम लोग। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हम लोगों को इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करें, इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल के फॉर्म में तोड़ दिया और दोनों का एरिया निकाल लिया इंडिविजुअली और दोनों को ऐड कर दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा कि ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, एल और बी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, ये आसान कर देगा तुम्हारा डेरिवेशन। ये चीज जो है ये तुम्हारा डेरिवेशन आसान कर देगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, और यहाँ पे इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग हर बार। ठीक है, चलो अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर लिया हम लोगों ने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कर लिया हम लोगों ने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले एक बेसिक जो थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर ट्रेपीजियम उस शेप को बोलते हैं जिसमें दो पैरेलल साइड्स हो और दो नॉन पैरेलल साइड्स हो। ठीक है, चार साइड्स का बनेगा ट्रेपीजियम, इसमें दो साइड पैरेलल है, यानी कि बीसी पैरेलल एडी दिख रहा है तुमको, यहाँ पे बीसी पैरेलल दिख रहा है किसके, एडी के, दो पैरेलल साइड हो, बाकी दो से मतलब नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स हैं अपने और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनका एरिया अगर निकालना हो तो हम लोग पैरेलल साइड्स को ऐड करते हैं, पहले लिखते हैं हाफ 1/2
फिर हम लोग पैरेलल साइड्स को ऐड करते हैं, यानी कि BC और AD को ऐड करेंगे, ठीक है, और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये मान लो कि ये पॉइंट E है, तो अगर मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकला हो तो आई विल राइट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड BC पैरेलल है AD के, तो देखो BC प्लस AD, पैरेलल साइड तो BC और AD है, तो ये हो गया BC प्लस AD। गाली गलौज नहीं चल रहा, इधर पढ़ाई चल रही है। तो हाफ इंटू BC प्लस AD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, CE, ठीक है, बीच का डिस्टेंस क्या है, CE। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हो आप, ठीक है। मान लो कि ये वाला साइड 12 है, ये पूरा का पूरा AD इज इक्वल टू 12 दे दिया है। मान लो ये वाला साइड तुमको 8 दे दिया है, और ये वाला जो लेंथ है इनके बीच का वो मान लो 6 दे दिया है, सेंटीमीटर्स में है सारी वैल्यू। तो अगर तुमसे एरिया पूछता तो तुम क्या करते, जो पैरेलल साइड दिख रहा है ना वो 8 और 12 उनको ऐड कर दोगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आएगा, ये करोगे तो 12 8 20 हो गया, 20 गुने 3 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे हम लोग बाद में आगे वाले लेक्चर्स में, अभी के लिए हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ये बात समझ गए। अब एक और चीज समझो कि ट्रेपीजियम का जो कंडीशन है उसमें दो पैरेलल साइड होने चाहिए, और वो पैरेलल साइड ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों पैरेलल साइड है, और देखो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, ये भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। और इसका तुम उल्टा भी कर सकते हो, इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, अगर ये इस शेप में हो तो भी ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अगर इसको तुम ऐसे देखो तो भी ये एक ट्रेपीजियम ही रहेगा बेटा, चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, जिसमें दो पैरेलल साइड है और दो नॉन पैरेलल साइड है, और अगेन इसका एरिया तुम वैसे ही निकालोगे जैसे निकाल रहे थे। ये बात ठीक है। तो हम लोग को ट्रेपीजियम ढूंढना है इस वाले डेरिवेशन के अंदर, और फिर हम लोग को उसका एरिया निकालना है, राइट। देखो अगर मैं पॉइंट्स की मार्किंग करूं तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने इस मोशन को देखना चालू करा। ये अगेन वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, इसीलिए t इज इक्वल टू 0 पे x एक्सिस में तो कुछ भी नहीं चला क्योंकि x एक्सिस में टाइम है, लेकिन y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, तो हम लोगों ने u हाइट तक y एक्सिस पे चले गए, ठीक है। फिर टाइम t इज इक्वल टू टी पे, टाइम t इज इक्वल टू टी पे, मान लो किसी टाइम पे 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी, पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वो यहां पहुंच जाता है, फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं हम लोग। ये है पॉइंट अपना A, B, C, D एंड E। मुझे बोल रहा है कि मुझे एरिया चाहिए इस ग्राफ का, क्योंकि देखो हम लोग जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अंदर भी s आ रहा है, और जिसके अंदर s आ रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ग्राफ में क्या तरीका है भाई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप उस ग्राफ का एरिया निकाल लो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी देखो इसमें एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा होगा, ये और ऐसा। तो देखो ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है ना, ये वाला जो साइड है ए बी पैरेलल है किसके, सीई के। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ए बी जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, सीई के, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BD। अच्छा ए बी सी के पैरेलल है ना, अब सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। BD की वैल्यू कितनी है बताओ, BD की वैल्यू है T, क्योंकि T माइनस 0 करोगे तो T ही आ जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है।
तो मैं फिर से लिखने वाला हूं एरिया अंडर कर्व, ये अपने को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा भाई, ए बी सी ई, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ई जो होगा वो हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर देखो तो पैरेलल साइड कौन कौन से है, ए बी पैरेलल है सी के, तो देखो ए बी पैरेलल सी है, तो यहां से लिख सकते हो कि ए बी प्लस सी को ऐड करना है क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, दो पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मुझे बीडी दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्या, बीडी, ओके। अब देखो याद करना ए बी यहां पे क्या है, यू है, और सी क्या है, फर्स्ट वाला डेरिवेशन जब हम लोग कर रहे थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे पता चला था कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना है, फाइनल वेलोसिटी का लेंथ है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली यहां पे था और बाद में इनिशियल वेलोसिटी यू पे था, तो ये वाला हाइट यहाँ पे यू है, और बाद में फाइनल वेलोसिटी वी तक रीच कर जाता है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, वो कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि c का जो लेंथ है वो v के बराबर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं हाफ इंटू ए बी की जगह क्या लिखोगे, ए बी की जगह u लिखोगे और c की जगह v लिखोगे, ठीक है। c इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी सारा यूनिट हम लोग ले नहीं रहे हैं इसलिए टेंशन मत लो। चलो c किसके बराबर है, v के बराबर है। bd क्या है, bd परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, t का, ठीक है। अब यहां पे हम लोग t को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, t को एक्सप्रेस करना चाहेंगे a के टर्म्स में, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन के अंदर कहीं भी मेरे को t का टर्म तो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो एसेलरेशन का जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि v माइनस यू बाई टी, बाई डेफिनेशन एसेलरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। उस तरह से अगर तुम t को देखना चाहो तो यहां से लिख सकते हो, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले जाओ, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। तो यहां पे जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग t की जगह लिखने वाले हैं v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में है, यहाँ a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिख दो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के टर्म में, डिवाइड बाई टू इंटू ए इज इक्वल टू एस, क्योंकि एरिया अंडर जो कर्व होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा होगा। तो यहां से अगर इसको रीअरेंज करो तो ये इधर आ जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसी को अगर यू स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ तो तुम फाइनली लिख सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसान, खत्म, बस इतना ही था। अब देखो मेन चीज क्या है, आप एक बार डेरिवेशन खुद से करो, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में आ जाता है कि आप इसको डिराइव करो, और बोलता भी है कि न्यूमेरिकल अप्रोच से सॉल्व करना है कि ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करना है। तो अगर तुमको मालूम होगा, तुमने प्रैक्टिस करी रहेगी, तभी तो हो पाएगा तुमसे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि लेक्चर एंड होने के बाद आप खुद से सारे क्वेश्चंस को, तीनों डेरिवेशंस को खुद से ट्राई करो, और वो जो लॉजिक है, जो अप्रोच है, वो बिल्ड करो खुद के लिए।
ताकि आगे जाके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए तो आसान लगे। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था ये लेक्चर, बट मजेदार था। हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच देखा यार, और ग्राफिकल अप्रोच से हम लोगों ने सॉल्व किया क्या, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के एंड रिजल्ट तक हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से पहुंचे। ठीक है, चलो आपसे यही है अभी तक के लिए रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस कि अभी तक जो हम लोगों ने करा ना, एकदम शिद्दत से जो पुराने लेक्चर्स हैं और जो अभी वाले लेक्चर्स हैं उनको देखो और खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। जहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद से लगाओ वीडियो पॉज कर करके, और जो अभी के डेरिवेशंस हैं उनको एक बार आपने जब देख लिया तो दोबारा खुद से ट्राई करने का ट्राई करो, क्योंकि वो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं कर चुका हूं, मैंने पढ़ा भी दिया आपको, पर वो आपके लिए आसान नहीं। और ज्यादा मजेदार क्या है पता है, ये डेरिवेशन ज्यादा अच्छे और ज्यादा इजी तब होंगे तुम्हारे लिए जब तुम अपने दोस्त को ये सिखाओ। ठीक है, इट्स अ गुड मेथड ऑफ लर्निंग कि तुम कोई चीज सीख रहे हो और तुम अपने दोस्तों को वही चीज सिखा रहे हो, उससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर ग्रास्प बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, मजा आएगा। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए तुम प्रैक्टिस करते रहो पिछला पुराना सेशन, है ना, मजे करते रहो। चले फिर, चलो फिर मिलते हैं।